बड़ा है तो आप फिर डेब्ट का रेशियो ज़्यादा रखिए। फिर आता है सेकंड पॉइंट में पीरियड ऑफ फाइनेंस, यानी कि आपको जो चाहिए फंड जो आप उठा रहे हैं मार्केट से, आपको जितना कितने पीरियड के लिए वो अमाउंट चाहिए, जो आपको पैसा चाहिए वो कितने टाइम के लिए चाहिए, वो आपके पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस लिए चाहिए। तो पीरियड है जो वो कितना आपको लंबा चाहिए, 10 साल का चाहिए, 20 साल का चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके बिज़नेस के ऊपर कि आपको कितना लंबा चाहिए फाइनेंस के लिए। तो अगर आपको शॉर्ट पीरियड के लिए फाइनेंस चाहिए तो आपको डेब्ट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा लंबा चाहिए यानी परमानेंट चाहिए, या अगर देखिए बिज़नेस तो ऐसे परपेचुअल लाइफ के लिए होता है, बिज़नेस कभी बंद नहीं होता है। उसका जो लाइफ होता है वो कंटिन्यूअस चलते जाता है। तो इक्विटी हम लोग इसलिए रेज़ करते हैं ताकि वो परमानेंटली जब तक बिज़नेस चल रहा है तब तक वो इक्विटी आपके साथ रहेगा। तो अगर परमानेंटली आपको कोई फंड चाहिए तो आप इक्विटी से की तरफ जाइए। और अगर आपको कुछ पीरियड के लिए, टाइम के लिए चाहिए यानी 10 साल के छोटा चाहिए टाइम के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि आपको अगर चाहिए फाइनेंस, तो आप फिर डेब्ट से अपना फंड रेज़ कीजिए, ठीक है? इक्विटी के लिए हम लोग तब जाएँगे जब आपको बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए चाहिए लोन, मतलब पैसा अगर बहुत लंबे टाइम के लिए चाहिए या फिर परमानेंटली चाहिए तो आप इक्विटी की तरफ जाइए। और अगर आपको बहुत कम टाइम के लिए अगर पैसे चाहिए, तो आप फिर डेब्ट रेज़ कीजिए। अब आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखिए आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या था कि मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेस थे फंड को जमा करने के लिए, कैपिटल बनाने के लिए। तो जैसे कि डेब्ट होता है उसका थोड़ा कम आपको कॉस्ट चीपेस्ट होता है डेब्ट जो होता है, वही इक्विटी जो होती है, ओनर्स फंड जो होता है वो थोड़ा इस डेब्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा वो कंपैरिज़न में थोड़ा-सा वो उसका कॉस्ट हाई चला जाता है। तो आपके मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस टाइम पे, ठीक है? जैसे अगर अभी आप देखें, तो अभी क्या आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना चल रहा है, रेट क्या चल रहा है डेब्ट के लिए? अगर आप इक्विटी अभी अगर आप इक्विटी शेयर अभी इश्यू करते हैं, तो आपको उस पे कितना चार्जेस पड़ जाएगा, या डेब्ट अभी देते हैं, तो आपको अभी कितना इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा? उसके हिसाब से आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले डिटरमाइन कर लेंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कि आपको कितना इक्विटी उठाना है और कितना आपको डेब्ट करना चाहिए। तो दोनों का यहाँ पर कंपोज़िशन डिसाइड करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। मतलब जो आपको सस्ता पड़े उसके हिसाब से आप जाइएगा, ठीक है? कि आपको कम से कम में चीपेस्ट वैल्यू में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल मिल सके, ठीक है? तो अभी जैसे कि अभी अभी अगर देखा जाए तो अभी रिसेशन का पीरियड चल रहा है। अभी आपका जो डेब्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इसीलिए अभी आपको डेब्ट की तरफ जाना चाहिए, इस तरह से हो सकता है। मार्केट की कंडीशन पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। तो ज आप देखिएगा कि आपको कौन-सा चीज़ है जो अभी चीपेस्ट पड़ रहा है, उसके हिसाब से आप कंपोज़िशन तैयार कीजिए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे निकाल के तब आप देखिए और उसके बाद आप अपना जो भी स्ट्रक्चर है वो फिर तैयार कीजिए कि आपको कितना इक्विटी चाहिए और कितना डेब्ट चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब ये है कि आपको अपनी बिज़नेस में कितना ज़्यादा किसी को कंट्रोल देना है या नहीं देना है। देखिए क्या होता है कि अगर आप इक्विटी देखिए इश्यू करते हैं, इक्विटी से आप इश्यू करके फंड रेज़ करते हैं, तो क्या होता है कि आपको वोटिंग राइट भी देना पड़ता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, वो एक तरह से ओनर हो जाते हैं। उनको वोटिंग का पावर भी मिलते जाता है, यानी कि कंट्रोल थोड़ा-थोड़ा छूटते जाता है। तो अगर आपको लगता है कि अगर कंपनी का कंट्रोल आपके हाथों में आप नहीं रखना चाहते हैं, तो आप इक्विटी ज़्यादा उठाइए। मतलब कि अगर आप कंट्रोल छोड़ देना चाहते हैं, किसी और के हाथों में अगर वोटिंग राइट देना चाहते हैं, तो फिर आप इक्विटी लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कंट्रोलिंग पावर किसी के हाथों में नहीं जाना चाहिए, मैनेजमेंट को आप खुद ही सँभालना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर डेब्ट की तरफ जाइए। आप चाहिए सोचिए कि आपको डेब्ट किस तरह से ज़्यादा मिल सकता है। इक्विटी फिर आप कम सोचिए उस टाइम पे। मतलब जितना ज़्यादा आपको कंट्रोल रखना है अपने बिज़नेस पे, उतना ज़्यादा आपको डेब्ट की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको कंट्रोल लगता है कि आप थोड़ा छोड़ सकते हैं, उसको लिबरलाइज़ कर सकते हैं, तो फिर आप इक्विटी की तरफ जा सकते हैं। तो बिज़नेस पे डिपेंड करता है और जो बिज़नेस को चलाने वाले जो है उस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना वो कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अगर पावर चाहिए ज़्यादा तो फिर आप डेब्ट की तरफ जाइए और कम कंट्रोलिंग पावर चाहिए तो फिर इक्विटी की तरफ जाइए, ठीक है? अब आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में। तो देखिए, आप जिस भी देश में रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट जो है वो रूल्स रेगुलेशन लगाती है।
और इसके अलावा गवर्नमेंट के भी अलावा सेबी लगाती है, आरबीआई लगाती है, ठीक है? तो जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन लगाती है उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है? जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को रोकने के लिए दोनों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप लेती है, तो वो फिस्कल पॉलिसी में आता है और जब यही स्टेप जब आरबीआई लेती है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी हो जाता है। इसी तरह से एसबीआई भी अपनी तरफ से बहुत सारी पॉलिसीज रूल्स अंदर आता है इक्विटी और बोरोड के अंदर आता है डेब्ट, ठीक है? तो नेहा आप यस सिर्फ मैम। ये नहीं बोल सकते हैं कि इक्विटी और डेब्ट बस दो ही सोर्स ऑफ फंड होते हैं। सोर्स ऑफ फंड दो ये होते हैं, ओनर और बोरोड। फिफ्थ पॉइंट में आते हैं फिर से गवर्नमेंट पॉलिसी में। तो मैंने ये बताया था कि हमारे जो देश है उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जो है वो सेबी भी बनाती है, कुछ हमारे गवर्नमेंट भी बनाती है, कुछ आरबीआई बनाती है, तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होता है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस चला रहे हैं और आपको कौन आपके ऊपर रेगुलेट कर रहा है आपको, ठीक है? तो जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये बताना चाहूंगी कि अगर आप एक बैंक चला रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको फंड की जरूरत है, तो आप सोचो अगर आपको फंड की जरूरत है तो आपको क्या करना चाहिए? डेब्ट से लेना चाहिए या इक्विटी से आपको फंड रेज करना चाहिए? क्या करना चाहिए? डेप्थ। डेब्ट से लेना चाहिए। और कोई कुछ बताएंगे? क्या बोले मैम? अगर आपको फंड रेज करना है, आप एक हम्म। बैंकिंग कंपनी है, ठीक है? आप एक बैंक चलाते हैं, आपको फंड रेज करना है, आपको पैसों की जरूरत है, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे? आप डेब्ट से फंड रेज करोगे या इक्विटी से करोगे? इक्विटी से मैम। मैम इक्विटी से करेंगे ज्यादा रेशियो में। चलिए अब एक चीज बताते हैं। यस हाँ मैम, बोलिए। इक्विटी से। इक्विटी से क्यों करेंगे? इक्विटी से ही? क्योंकि मैम बैंक तो लॉन्ग रन के लिए अच्छा। को चलाना है तो। अगर उसको सिर्फ ऐसे ही मतलब कुछ-कुछ खर्चों के लिए चलाना हो या इसको थोड़ा एक और पॉइंट से मैं एक बार थोड़ा और पहले नीचे का कुछ-कुछ पॉइंट्स मैं समझाऊँगी, उसके बाद हम फिर से एक बार गवर्नमेंट वाले में आते हैं, ठीक है? फिर शायद आप लोग को थोड़ा ये अच्छे से और समझ में आए तब आप लोग और अच्छे से बता पाओगे। चलिए पहले देखिए 6 नंबर, नेचर ऑफ बिज़नेस। तो अगर आपका बिज़नेस का नेचर कैसा है, वो भी एक तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। अगर आपकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो स्टेबल है, दैट मीन्स आपको हर साल देखिए एक तरफ फिगर में क्या बना हुआ है, हर साल आपको जो या जो भी आपका पीरियड है वो अर्निंग देखिए हर साल इक्वल 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 अप्रॉक्स इक्वल में आ रहा है और दूसरे तरफ देखिए वो अनइक्वल है। तो जब जब आपका इक्वल आ रहा है दैट मीन्स आपको पता है कि आपके पास कुछ ना कुछ तो आपको पैसे रिटर्न में आ ही रहे हैं, अर्निंग तो आपका हो ही रहा है। तो आप क्या करोगे ऐसे केस में जब आपका अर्निंग जो है वो स्टेबल है, तब आप डेब्ट की तरफ जाओगे और वही जब आपको पता है कि अर्निंग जो है वो अनइक्वल है, देखिए कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो आप इस टाइम पे इक्विटी की तरफ ज़्यादा जाओगे, ठीक है? क्योंकि देखिए अब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हाँ मैम मान याद आया। लीजिए हाँ, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर डेब्ट ले लेते हैं कम ज़्यादा वाले में, ठीक है? जिसमें बहुत ही अनस्टेबल इनकम है, हो सकता है कि आपको एक टाइम पे इतना कम इनकम हो जाए कि आप अपने डेब्ट का इंटरेस्ट तक ना दे पाओ, तब तो आपकी कंपनी लिक्विडेट भी हो सकती है ना? तो ऐसे टाइम पे हम लोग को अच्छा ये होगा कि हम लोग इस तरह का अगर अनस्टेबल है इनकम तो हम लोग इक्विटी की तरफ जाए और अगर स्टेबल है हर बार देखिए लगभग इनकम जो है वो इक्वल इक्वल आ रहा है, स्टेबल है इनकम, तो हम लोग क्या करेंगे तब डेब्ट की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरे को तो इनकम हर बार इतना होता ही है और इतना से इतना इंटरेस्ट हमको देना है, तो आपके लिए बहुत आसान होगा फिर, ठीक है ना? तो तो इक्वल इसमें अगर अर्निंग है तो डेब्ट की तरफ जाएंगे और अनइक्वल है वो अर्निंग तो आप इक्विटी की तरफ जाएंगे, ठीक है? चलिए थोड़ा सा यस मैम। देखिए अब रिस्क की तरफ। रिस्क कंसिडरेशन तो रिस्क भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक। तो पहले तो आप लोग पहले जब लीवरेज पढ़ रहा था तब हम लोगों ने ये कुछ-कुछ इसके बारे में पढ़ा भी था कि देखिए अब रिस्क 2 तरह के होते हैं, एक ऑपरेटिंग रिस्क होते हैं, एक फाइनेंशियल रिस्क होता है, ठीक है? ऑपरेटिंग रिस्क मैंने पढ़ा चुका था जैसे फाइनेंशियल वो ऑपरेटिंग लीवरेज में था, सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है ना? कि जो डेली डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो हम लोग यूज़ करते थे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता था। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम यहाँ पर है कि रिस्क उसके लिए है जो आप डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है? और फाइनेंशियल जस्ट उसका वही हो गया कि जो आप लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको यूज करना पड़ रहा था वो, जैसे कि आपको रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड ये सब जब दे रहे थे तो हो रहा था। तो अब आपको एक चीज ध्यान में रखना कि अगर आपका रिस्क ज्यादा है, ठीक है ना? रिस्क ज्यादा है तो आप इक्विटी यूज करेंगे
फंड रेज करने के लिए, और अगर रिस्क कम है तो डेप्ट यूज करेंगे, ठीक है ना? क्या समझ में आ रहा है? अगर रिस्क ज्यादा है तो इक्विटी, और अगर रिस्क कम है तो डेप्ट, ठीक है? समझ में आ रहा है? रिस्क कम है तो डेप्ट, और रिस्क ज्यादा है तो इक्विटी की तरफ जाएंगे। ऐसा क्यों? तो देखिए, ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों मिला करके रिस्क आपका जो होता है वो रिस्क बना। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका ऑपरेटिंग रिस्क अगर कम है तो आप फाइनेंशियल रिस्क और ले सकते हैं, लेकिन अगर ऑपरेटिंग रिस्क ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो आप फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं ले पाओगे, मतलब आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा इंटरेस्ट का। ऑलरेडी आपने बहुत ज्यादा रिस्क ले चुके हो आप, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब रिस्क ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि तब तो आपका अर्निंग जो है वो स्टेबल नहीं होगा ना। ऑलरेडी डेप्ट जो है वो बहुत ही रिस्की माना जाता है, तो रिस्क के समय पे आप और रिस्क नहीं ले सकते हो, ठीक है? तो इसलिए जब रिस्क ज्यादा है तो आप इक्विटी की तरफ जाओगे, और जब रिस्क कम है तो आप डेप्ट की तरफ जाओगे, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी, चलिए देखिए अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ही होता है कि आप जब चाहो छोटा कर सको, जब चाहो बड़ा कर सको। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कैपिटल का जो साइज है बिजनेस में, वो आपको छोटा बड़ा जब भी आप चाहो तो आप उसको बड़ा कर सकते हो, जब भी आप उसको चाहो तो छोटा कर सकते हो। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए कैपिटल में, ठीक है, तो आप बोरोड फंड यूज करोगे, यानी डेब्ट की तरफ जाओगे। और अगर आपको लगता है जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए तो डेब्ट की तरफ जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम चाहिए तो आप इक्विटी की तरफ जाएंगे। अब ऐसा क्यों? अगर देखिए, अगर आपका 1 लाख का मान लीजिए आपका टोटल आपका कैपिटल है, अगर आप 80,000 का उसमें डेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, और 20,000 का उसमें इक्विटी यूज करते हैं। अगर आप कल को चाहो कि आप कैपिटल का साइज छोटा कर लो, तो आप उसमें से डेप्ट तुरंत निकाल लोगे, यानी कि डेप्ट का पेमेंट कर दोगे, तो जो कैपिटल होगा वो बस 20,000 की इक्विटी बच जाएगी, है ना? तो आप कैपिटल को कम ज्यादा करना बहुत ही ईजी पड़ जाता है जब आप यूज करते हो डेप्ट, यानी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है डेप्ट। अगर आपको कम फ्लेक्सिबल चाहिए कैपिटल तो आप इक्विटी की तरफ जाइए, और अगर बहुत ज्यादा डेप्ट, अगर आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल चाहिए कैपिटल तो आप डेप्ट की तरफ जाइए, ठीक है? तो इस तरह से होता है। अब इसमें ये भी आपका सवाल हो सकता है कि अगर हम डेप्ट, जैसे कि डेप्ट का था कि 80,000 था, तो हम डेप्ट को तुरंत रीपेमेंट कर दिए और उसके बाद अपना कैपिटल को कम कर लिए, तो क्या हम इक्विटी को कम नहीं कर सकते हैं? देखिए, इक्विटी भी एक तरह से बाई बैक होता है। बाई बैक का मतलब समझिए थोड़ा क्या होता है। जैसे जब हम लोग जैसे आप मान लो कि आप एक कंपनी हो और आप शेयर इशू कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है? तो आप कहाँ जाओगे? आईपीओ, ठीक है? जब आप पहली बार अपना शेयर को जब आप बेचते हो तो आप आईपीओ करते हो, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, आप अपने शेयर को बेचते हो प्राइमरी मार्केट में, और उसके बाद जब आप वही शेयर को कस्टमर से वापस अपने पास खरीदते हो तो इसको बाय बैक बोलते हैं। जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है? अपने ही शेयर को आप खुद से ही खरीद लोगे तो इसको बाय बैक बोलते हैं। तो शेयर जब, लेकिन क्या होता है कि सेबी जो है इस पे बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है कि अगर आपने एक बार इक्विटी में पैसा लगा दिया, ठीक है, मतलब आप एक बार इक्विटी के थ्रू अगर फंड रेज कर दिए, तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि वहां से आप अपना पैसा निकाल पाओ और उसको फ्लेक्सिबल, मतलब आप उसको रीपेमेंट करके, इक्विटी का रेशियो जो होता है वो कम ज्यादा करना बहुत मुश्किल काम होता है, समझ रहे हो? तो ये होता है कि इक्विटी का जो शेयर होता है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है, वो आपको एक रिजिड बना देगा कि आप अगर इक्विटी एक बार इतना लगा दिए हो तो आप उसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सेबी और भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है यहाँ के, जो आपको इक्विटी जो है वो रेशियो कम नहीं करने देगा। इसीलिए अगर आपको अपना कैपिटल को फ्लेक्सिबल रखना है, देन यूज मोर डेप्ट, ठीक है? फिर अगर पर्पस ऑफ फाइनेंस समझिए, अब यहाँ पर पर्पस ऑफ फाइनेंस क्या है? अब आपको अगर आप फंड चाहते हो, अपनी कंपनी के लिए अगर फंड चाहते हो तो आप पहले ये डिसाइड करो कि आपका पर्पस क्या है, क्या मोटिव है उसके पीछे, फंड रेज करने के पीछे। अगर मान लेते कि आपका मोटिव है किसी के मतलब वेलफेयर करना, जैसे कि अगर आपको एम्प्लॉय है उनको कुछ वेलफेयर देना है, सोशल वेलफेयर करना है, तो आप क्या करोगे? तो आप इक्विटी रेज करोगे जब आपको वेलफेयर करना है तो। लेकिन अगर आपको कंपनी के कुछ ये खरीदना है, कुछ मतलब कि अगर आपको कंपनी के लिए कुछ एक्सपेंसेस के लिए यूज करना है, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए यूज करना है,
तो फिर आप डेब्ट की तरफ जाओगे। इसी तरीके से अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर फाइनेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी यूज करोगे, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको चाहिए तो फिर आप डेब्ट की तरफ जाओगे। समझ में आ रहा है? अगर आपको वेलफेयर के लिए चाहिए फंड, तो आप इक्विटी की तरफ जाओगे, और वेलफेयर के जस्ट उल्टा अगर आप डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए चाहिए तो आप डेब्ट की तरफ। ये दो बातें अलग हो गई, ठीक है? ये अपना तरफ हो गया कि एनजीओ के लिए चाहिए तो अलग इक्विटी, और अगर खुद के एक्सेस के लिए चाहिए तो आपको डेब्ट की तरफ, ठीक है? दूसरी बात क्या हो गई कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए फंड चाहिए तो आप इक्विटी की तरफ जाओगे, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको कोई फंड चाहिए तो आप डेब्ट की तरफ जाओगे, ठीक है? पर्पस फाइनेंस में मैंने दो बताई है, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है प्रिया? अगर कैश इनफ्लो मतलब जो कंपनी में आने वाला कैश है वो इनफ्लो होता है, और आउटफ्लो जो कैश बाहर जा रहा होता है वो आउटफ्लो होता है। तो अगर कंपनी में इनफ्लो बहुत अच्छा है कैश का, ठीक है, तो आप डेब्ट की तरफ जाइए, और अगर आपको लगता है कि इनफ्लो बहुत अच्छा नहीं है कंपनी का तो आप इक्विटी की तरफ जाइए, ठीक है? फिर कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट टैक्स है, यानी जो आपको मैंने पिछले क्लास में भी टैक्स वगैरह पढ़ाया था थोड़ा सा, कि जो डेब्ट होता है उसमें आप मिलता है, यानी छूट मिलता है। जो भी आपका डेट है आपको टैक्स देने से पहले उसमें से इंटरेस्ट वगैरह माइनस कर लिए जाते हैं, डिडक्ट कर लिए जाते हैं, तो इसीलिए आपको एक तरह से टैक्स से छूट मिल जाती है अगर आप डेट उठाते हो तो। लेकिन वही अगर आप इक्विटी से फंड रेज करते हो तो आपको टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है आपको फिर। तो इसीलिए अगर आप देखिए पहले मार्केट में क्या चल रहा है, अगर टैक्स किसी में अगर आपको लगता है कि टैक्स रेट बहुत ज्यादा है तो फिर आप डेब्ट की तरफ जाइए। लेकिन वही अगर लगता है आपको कि इक्विटी से में जाना कब सही होगा, जब टैक्स के रेट्स बहुत कम है तब, ठीक है? बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज है जैसे एफडीआई वगैरह में वो छूट दे रखी होती है कि अगर आप इस तरह का बिजनेस करोगे तो आपको टैक्स बहुत कम लगेगा, तब आप इक्विटी की तरफ जाइए। लेकिन अगर लगता है कि इस बिजनेस को करने से आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो फिर आप डेब्ट की तरफ जाइए, ठीक है? तो टैक्स रेट जो होता है वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर को एक तरह से डिसाइड करने में बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है? तो अभी आते हैं, तो एक बात आप लोग समझ में रख लीजिए, अपने दिमाग में समझा लीजिए इस चीज को, कि अगर आपका इनकम जो है वो फिक्स है, आपको पता है कि आपको अर्निंग होनी ही होनी है, तो आप चाहिए। लेकिन अगर आपका इनकम जो है वो अनस्टेबल है, वो पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, फिक्स में है आप थोड़े, तो फिर आप इक्विटी की तरफ जाइए, ठीक है? चलिए अब देखते हैं, अब आपका गवर्नमेंट पॉलिसी जो बात था, मैंने बताया कि अगर आपके पास बैंक है, ठीक है ना, और आपका बैंक का जो बिजनेस है वो आपको पता है कि आपकी इक्वल नहीं, स्टेबल है आपका, ठीक है? सवाल समझ में आ रहा है सबको? सुनाई पड़ यस रहा है? मैम। यस हाँ। मैम। तो आपने एक बैंकिंग कंपनी खोल रखी है, आपका इनकम जो है वो अनस्टेबल है, मतलब हर बार आपको अनइक्वल प्रॉफिट्स होते हैं, तो अब आप क्या रेस करना चाहोगे, इक्विटी या डेब्ट? इक्विटी। इक्विटी। इक्विटी मैम। और अगर आपका फंड जो है वो इक्वल है तो डेप्थ। तो डेब्ट। डेब्ट, ठीक है? चलिए अब समझिए बात को। अगर मान लेते हैं आपकी बैंकिंग कंपनी है और आपका जो अर्निंग कैपेसिटी है वो मान लेते हैं कि स्टेबल है, एकदम स्टेबल है, हर बार लगभग लगभग आपको इक्वल ही प्रॉफिट मिलता है, तो आप डेब्ट की तरफ जाना चाहोगे फिर? जी मैम। जी मैम। जी मैम डेप्थ। जी। लेकिन बिल्कुल गलत होगा, ठीक है? क्यों गलत होगा? क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एक आपको करता है, जिसके अंदर अगर आपने कोई बैंक रखी है तो आप एक भी डेब्ट से फंड रेज नहीं कर सकते हो, आपको 100 फंड जो है वो रेज करना है इक्विटी। तो इस तरह से रूल्स रेगुलेशन अगर कुछ भी लगाए हुए हैं किसी एक्ट के थ्रू, या सेबी या आरबीआई या किसी के भी थ्रू, जो कि आपके कंट्री में जो लागू है, फॉलो हो रहा है, तो फिर आप कोई भी उसके विरुद्ध नहीं जाके काम कर सकते हो, आपको रूल्स रेगुलेशन को ऑलवेज फॉलो करना ही करना पड़ेगा, चाहे आपके बिजनेस के कंडीशन जो भी हो, आपको रूल्स फॉलो करना कंपलसरी होगा फिर, ठीक है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इक्विटी ही फंड रेज करना पड़ेगा, आप डेब्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया
फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं कि आपको कितना इक्विटी रखना चाहिए और आपको कितना डेब्ट रखना चाहिए। कब डेब्ट रखे, कब इक्विटी ज्यादा रखे, ये आप कब कैसे कैसे डिसाइड कर सकते हो, तो इस तरह से डिसाइड कर सकते हो। इसके लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं होता है कि आपने इतना कैपिटल लगाया है तो आपको इतना ही डेब्ट रखना चाहिए या इतना ही इक्विटी रखना चाहिए। आपके बिजनेस कंपनी में जो भी मैनेजर है, मैनेजमेंट है, जो भी बोर्ड है, उनको डिसाइड करना पड़ेगा ये सारे फैक्टर्स को देख करके कि उनको कितना इक्विटी रखना है और कितना डेब्ट उनको रखना चाहिए, किसके लिए चाहिए, कंपनी का साइज क्या है, उनके रूल्स रेगुलेशन क्या है, एक कंपनी में आपको कितना इक्विटी रखना है और कितना डेब्ट रखना है, वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो आपके कंपनी में जो भी मैनेजमेंट है वो इन सारे फैक्टर्स ध्यान में रखेंगी कि कितना आपको चाहिए, क्यों चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, गवर्नमेंट की क्या रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं, सारी चीजों को ध्यान में रख करके एक हम लोग इक्विटी और डेब्ट का रेशियो तैयार किया जाता है, जो कि आपको कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आप यूटिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सको। क्या तो बस यही होता है कि डिटरमाइन आप कैसे करो कैपिटल स्ट्रक्चर को, या फिर फैक्टर जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं, वो सब यही है। तो क्वेश्चन में फैक्टर इफेक्टिवली आए या फिर डिटरमाइन आए, तो कुछ भी आए, दोनों में से तो आपको यही सारा आंसर को लिखना है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को किसी पॉइंट में तो पूछ लीजिए। नो मैम। क्लियर है सबको? Yes, चलिए, ma'am. मनीषा है या चली गई मनीषा? नहीं है लग रहे। चलिए, राहुल, हु इज राहुल? यस मैम। माइक ऑन कीजिए। चलिए, बताइए, गेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्या बोले मैम? गेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट क्लास में पढ़ाया था। जी। हम्म, गेयरिंग का तो मैम वो जो हाई रहता है वो हाई, और जो ये वो तो जो आप लीवरेज लो गेयरिंग है तो वो मैम लो लिवरेज फॉर्मूला रहता है, हाई गेयरिंग तो हाई लिवरेज रहेगा। वो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर फॉर्मूला पूछ रही हूँ, वो फॉर्मूला नहीं था। और इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरो कैपिटल। गुड, हाँ गुड, यही पूछ रही थी। ठीक है, तो अब वो जब हाई रहेगा तो गेयरिंग रेशियो हाई है, अब इसके हिसाब से डिसाइड करते थे। ठीक, हाँ। चलिए, वर्षा बताइए, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं? दो तरीका बताया था मैंने लास्ट क्लास में, बताइए कैसे आप ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर तक रीच कर सकते हैं? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का हाँ, कैसे आप शायद ऑप्टिमम ओवरऑल कैपिटल, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू कुछ था मैम। हाँ, दोनों मर्ज कर रहे हैं आप। मैम हमको चंद्र, क्लियर नहीं हुआ था ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, मैम दो क्लियर पॉइंट नहीं हुआ कितना था। इजी तो लिखा हुआ था पीपीटी में, आपको अगर पढ़े होते थोड़ा बहुत तो दिख जाता। दो पॉइंट्स बिल्कुल अलग अलग सेपरेट करके उसमें पिक्चराइजेशन भी किया हुआ था। चंद्र किशोर बताइए, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर तक कैसे पहुंच सकते हैं? दो तरीका बताया था, किस तरह से क्या करने पर मिल सकता है। राहुल, आप ही बता दीजिए। मैम दो था, एक ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल था, और एक हम्म, था मार्केट वैल्यू फर्म के लिए मैम नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ पर इतना शेयर। नहीं बताना है, बस ये बताना है आपको कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर देना है और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को बढ़ा देना है। दोनों बढ़ा में से देना है। कोई एक करना Yes, है ma'am. तो बस हो जाएगा आपका। ठीक है, यस मैम। वर्षा समझ आ रहा है? या तो आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर दीजिए या तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को बढ़ा दीजिए। दोनों में से कुछ भी आप करिए, आपको मिल जाएगा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। कितने अच्छे से मैंने बताया था, 5-6 बार रिपीट भी किया था। ठीक है, यस मैम। तो ओके मैम। तो वो वाला जो स्टेटमेंट था, इनकम ऑफ स्टेटमेंट, वो वाला पढ़ लिया था आप लोगों ने? यस अब मैम। नेक्स्ट डे से उसका थोड़ा न्यूमेरिकल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कि उसको अगर अच्छे से पढ़ के आइएगा कि इनकम ऑफ स्टेटमेंट में क्या क्या चीज था, किससे क्या माइनस हो रहा था, मतलब उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट क्लास यस में अब न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, या फिर थ्योरी उसी में से साथ साथ में होगा, थ्योरीज होगा और न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, और किसी को यस कोई मैम। डाउट है पिछले क्लास में या इस क्लास में तो पूछ लीजिए। और वर्षा, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो पूछा कीजिए, है ना?